नमस्कार। मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे महाराष्ट्र की। और महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो इस वक्त महाराष्ट्र की राजनीति में उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे, पूरी जो राजनीति है वो इसी के ऊपर केंद्रित है। जहां बीएमसी के चुनाव होने वाले हैं 15 जनवरी को और 16 जनवरी को परिणाम आने वाला है। अब ऐसी स्थिति में उद्धव ठाकरे की अगर हम बात करें या ठाकरे परिवार की बात करें तो ठाकरे परिवार की जो विरासत है, राजनीतिक विरासत, उसमें सिर्फ एक ही जो है वो बचता है, वो है बीएमसी का चुनाव। अगर आप सरकार की बात करोगे, पार्टी को लेकर, लोकसभा हो या विधानसभा हो, तो वहां पर उद्धव ठाकरे के लिए बहुत ठीक स्थिति जो है वो दिखाई नहीं देती है। और ऐसी स्थिति में एक तरीके से ऐसे लगता है जैसे अब उद्धव ठाकरे जो है वो अकेले पड़ गए हैं। और जब अकेले पड़ गए हैं तो उनको यह समझ नहीं आ रहा कि करना क्या है। तो इस वक्त राजनीति में सबसे अगर कोई कंफ्यूज्ड व्यक्ति है तो वो है उद्धव ठाकरे। अब अकेला जब हम कहते हैं तो क्यों कह रहे हैं? क्योंकि महाविकास आघाड़ी में गए मुख्यमंत्री बनने के लिए तो सबसे पहले उद्धव ठाकरे ने साथ छोड़ा भारतीय जनता पार्टी का, लेकिन वो गए किसके साथ और किसके कहने पर गए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। तो उसमें संजय राउत और आप बात करोगे शरद पवार, इन दोनों की बड़ी अहम भूमिका। लेकिन आज की स्थिति में अगर हम देखें तो शरद पवार ने भी अब, क्योंकि पहले कांग्रेस पार्टी ने तो पहले ही साफ कर दिया था कि वो उद्धव ठाकरे के साथ चुनाव नहीं लड़ेगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी अपने आप को मजबूत करने के लिए उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ दिया। और एक बार फिर से वीर सावरकर और वो जो मुद्दे जिसके ऊपर कांग्रेस पार्टी हमेशा जो है वो भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के ऊपर हमलावर होती थी, वो मुद्दे वापस से उठाना शुरू। तो कांग्रेस पार्टी ने अब तय कर लिया, तो उद्धव ठाकरे को पहले कांग्रेस पार्टी ने छोड़ा और फिर शरद पवार। अब शरद पवार जो है वो भी अकेले चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन वो अजीत पवार का साथ ढूंढ रहे हैं। क्यों ढूंढ रहे हैं वो आपको पता ही है, क्योंकि शरद पवार की राज्यसभा की जो सांसदी है उसका टेन्योर इस साल खत्म होने वाला है। और एनसीपी, शरद पवार के पास अब ज्यादा कुछ है नहीं, तो उनको साथ चाहिए सुप्रिया सुले की राजनीति को बचाने के लिए अजीत पवार का। तो उद्धव ठाकरे को लगा कि शायद राज ठाकरे के साथ आने से उनकी विरासत बच सकती है। और राज ठाकरे को भी शायद ऐसा ही लग रहा होगा, क्योंकि हमने पहले इसका विश्लेषण और आकलन निकाला था कि आदित्य ठाकरे थर्ड जनरेशन की हमने बात की थी, और अमित ठाकरे, इनका अगर राजनीतिक कैरियर बचाना है जो शुरू भी नहीं हुआ, हालांकि आदित्य ठाकरे मंत्री रह चुके हैं, लेकिन अगर इसको बचाना है तो बीएमसी। और बीएमसी एक तरीके से अगर हम कहें तो मुंबई का एक ऐसा बजट वाला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जिसमें 8 से 10 राज्यों के से भी बड़ा बजट हो। तो अगर बीएमसी उद्धव ठाकरे के हाथ से निकल जाती है तो फिर ये ठाकरे परिवार अपनी राजनीतिक वर्चस्व की जो लड़ाई है उसको आगे कंटिन्यू कैसे करेगा, ये एक जो है वो बड़ा सवाल उद्धव ठाकरे की शिवसेना के सामने। अब ऐसी स्थिति में क्योंकि राज ठाकरे उनके साथ है, तो अब लगता तो यह है कि राज ठाकरे जो है वो बाहर से साथ है, लेकिन अंदर से क्या राज ठाकरे साथ है? इसलिए हमने कहा कि भाई ने भाई के साथ समझौता किया है या बदला लिया है। अब समझौता जब हम कहते हैं तो समझौता इसलिए क्योंकि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना अगर 2009 को चुनाव को छोड़ दे तो 2009 के चुनाव से कुछ खास स्थिति में महाराष्ट्र की राजनीति में राज ठाकरे है नहीं, सिर्फ और सिर्फ उनके बयानों को लेकर और उनके एग्रेशन को लेकर, जिस तरीके से उनके कार्यकर्ता एग्रेशन दिखाते हैं, इसके अलावा राज ठाकरे के पास कुछ भी नहीं है। तो जब कुछ नहीं है तो अमित ठाकरे महिम विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़कर देख चुके हैं, मात्र 31,000 वोट मिले, तीसरे नंबर के कैंडिडेट रहे, तो हम कह सकते हैं कि रनर अप भी नहीं रहे। तो राज ठाकरे और अब अमित ठाकरे, तो यहां पर आपको समझ में आएगा कि अमित ठाकरे के राजनीतिक जीवन को बचाने के लिए राज ठाकरे ने उद्धव ठाकरे के साथ समझौता किया होगा। लेकिन जब हम यह देखते हैं कि बदला, तो 2006 में जिस तरीके से शिवसेना में बाला साहब ठाकरे के बाद में अगर कोई बड़ा चेहरा तो वो था राज ठाकरे। लेकिन अचानक से बाला साहब ठाकरे का एक निर्णय और राजनीतिक विरासत उद्धव ठाकरे को सौंप देना
और राज ठाकरे को साइड कर देना। राज ठाकरे शिवसेना से बाहर निकलते हैं, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का निर्माण करते हैं और फिर उसके बाद में चुनाव भी लड़कर देखते हैं, लेकिन कुछ खास कर नहीं पाते। तो ऐसी स्थिति में क्या यह चुनाव बीएमसी का राज ठाकरे का बदला तो नहीं है? और जब हम कह रहे हैं तो कुछ आंकड़े जो है वो इसी तरीके के हैं, और वो आंकड़े ये कहते हैं कि बीएमसी के चुनाव से पहले कुछ जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन थे उनके पहले ही चुनावी परिणाम आ गए जिसमें निर्विरोध चुने गए। और जब हम निर्विरोध की बात करते हैं तो निर्विरोध का मतलब है जहां पर सामने वाले विपक्ष हो चाहे सत्ता पक्ष हो, एक पार्टी जिस अलायंस के साथ है, अगर वो पार्टी जैसे उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की बात करते हैं, तो अगर उनका कैंडिडेट अपना नाम वापस ले लेता है, समझौता कर लेता है, तो दूसरी पार्टी को जीत मिल जाती है। अब हम क्यों कह रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मुंबई के लगते ही कल्याण डोंबिवली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के इस निर्विरोध चुनाव का जो परिणाम था, जो चुने गए हैं, उनका अगर हम आंकड़ा देखते हैं तो उसके बाद यही नजर आता है कि उद्धव ठाकरे के साथ शायद जो है वो सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। कारण एक, उद्धव ठाकरे का ससुराल, जिस तरीके से पाटनकर परिवार से उद्धव ठाकरे की पत्नी आती है वो इसी कल्याण डोंबिवली से है। और उससे भी बड़ी बात, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के जिला अध्यक्ष मनोज धरत, उन्होंने पहले नामांकन दर्ज किया, नामांकन पत्र भरा, चुनावी मैदान में उतरे, और फिर उसके बाद में क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के महेश पाटिल उसके सामने थे, तो एक कि कोई दूसरा नामांकन नहीं कर सके तो मनोज धरत ने नामांकन किया। और नामांकन की जब तारीख निकल गई तो उसके बाद में, क्योंकि 2 दिन का समय मिलता है नाम वापस लेने के लिए, तो मनोज धरत ने अपना नाम वापस ले लिया और भारतीय जनता पार्टी निर्विरोध जीत कर आ गई। तो अब इस सीट पर जब राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के समझौता हुआ और इस सीट से राज ठाकरे की पार्टी ने चुनाव लड़ने के लिए किया, तो फिर सवाल यह उठता है कि मन से जो उद्धव ठाकरे के साथ थी, या अब सवाल उठता है कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। क्योंकि किसी भी पार्टी का जिलाध्यक्ष का इस तरीके से नाम वापस लेना, यह बहुत कुछ दिखाता है राजनीति में। दूसरा अगर हम देखते हैं तो इसी के साथ में सीटों का अगर हम आकलन करते हैं तो यहां पर 21 सीटें हैं, और इन 21 सीटों में 15 भारतीय जनता पार्टी और 6 सीट जो है वो सेना के पास, शिवसेना के पास। अब आप सोच के देख सकते हैं कि महायुति जो चुनाव से पहले ही निर्विरोध इस तरीके से परिणाम जो है वो सामने है, तो 16 जनवरी को क्या परिणाम आने वाला है आपको अंदाजा लग गया होगा। अब इसके साथ साथ जब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो फिर आप देखिए जो सीटों का, इसी कल्याण डोंबिवली की जो सीटें हैं उसमें खबर यह है कि 10 से 12 सीटों के ऊपर मनसे ने विड्रॉ किया है। तो मनसे ने जब विड्रॉ किया है तो मनसे ने सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी को चुनने में जो है वो मदद की है, 10 से 12 सीट, और ये बड़ी अहम होती है। और मनसे किसकी पार्टी के साथ है? उद्धव ठाकरे की शिवसेना के साथ। और मैं उन्हीं म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की बात कर रहा हूं जो कहीं ना कहीं मुंबई के आसपास की लोकेशन में है, दूर की जो है वो हम बात नहीं कर रहे। अब हम आते हैं ठाणे। तो ठाणे में राज ठाकरे के नेता है मनसे के, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अविनाश, वो कुछ दिनों से धरना लगाए हुए हैं। और धरना क्यों लगाए हुए हैं? क्योंकि उनका आरोप है कि उनके जो नेता है उनको धमकाया गया। अब आप सोचकर देखिए कि ठाकरे परिवार में बाला साहब ठाकरे के बाद में हिंदी भाषी लोगों को लेकर या उत्तर भारतीय लोगों को लेकर या लोगों को धमकाने के लिए महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का नाम सबसे आगे आता है, और इसमें सबसे आगे नाम लिया जाता है राज ठाकरे। और उसकी पार्टी का नेता अगर यह कहता है कि उनके नेताओं को धमकाया गया है इसलिए उन्होंने नाम वापस लिया है, तो आप समझ सकते हैं कि स्थिति क्या है। क्योंकि अगर हम कल्याण डोंबिवली के साथ साथ बात करें पनवेल की, तो पनवेल की 7 सीट बीजेपी के पास है। इसके अलावा भिवंडी की 6 सीट पूरी की पूरी वो भारतीय जनता पार्टी ने जीती है, और वो भी निर्विरोध। और इसके साथ में ठाणे की जो सीटें हैं अगर आप उस पर भी नजर डालोगे तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी और सेना, तो कुल मिलाकर
महायुति का जो निर्विरोध चुनने का जो ये परिणाम है, उससे आपको अंदाजा लगेगा कि 16 जनवरी को, लेकिन उससे भी अहम कड़ी है कि आखिर राज ठाकरे साथ है या फिर उद्धव ठाकरे को समाप्त करने में लगे हुए हैं। क्योंकि उद्धव ठाकरे पूर्णतः अगर समाप्त हो जाते हैं तो फिर ठाकरे परिवार की विरासत एक बार फिर जो है दबी हुई आवाज में वो लोग जो ठाकरे परिवार के साथ जुड़े हुए हैं, वो अचानक से आप देखिएगा कि मांग करना शुरू करेंगे, और वो मांग करेंगे राज ठाकरे की। तो अगर उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक दूसरे को समझौता और समर्थन करने के बजाय अगर मर्ज भी हो जाते हैं, तो फिर उसकी कमांड जो है वो एक बार फिर राज ठाकरे के हाथों में चली जाएगी। तो राज ठाकरे अपनी राजनीति करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे। आखिर क्या कारण है कि जो शरद पवार उद्धव ठाकरे को भारतीय जनता पार्टी के साथ से निकालकर और मुख्यमंत्री तक का ऑफर दे और उस महाविकास अघाड़ी एक अलायंस का निर्माण करे, उसने अचानक से शरद पवार उस व्यक्ति ने उद्धव ठाकरे से हाथ क्यों दूर कर लिए? तो उसका कारण है उद्धव ठाकरे का हर प्रोजेक्ट के ऊपर टांग अड़ाना, एक तरीके से उसको लटकाने के लिए काम करना, उसके विरोध में खड़े होना। और ऐसा एक बार नहीं, चाहे वो धारावाही का पुनर्विकास का प्रोग्राम हो, या फिर एयरपोर्ट के हो, या फिर दूसरे सड़क निर्माण के काम हो। और इसमें अगर आप देखोगे तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में कहीं ना कहीं आपने देखा शरद पवार का इस वक्त बारामती में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का जो सेंटर है उसका उद्घाटन करना जो शरद पवार के नाम से है, अजीत पवार का उसमें साथ होना। तो इससे समझ में आता है कि सारे जो उद्योगपति है वो कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे से नाराज चल रहे हैं 2.5 साल मुख्यमंत्री रहने के बावजूद। और यही एक कारण है कि धीरे धीरे अब लोग जो है वो नाराज होकर यहां से निकलकर या तो वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जा रहे हैं, या फिर शरद पवार, या हम कह सकते हैं कि अजीत पवार एनसीपी के पास जा रहे हैं। तो यहां इस चुनाव को अगर हम देखते हैं बीएमसी के, तो बीएमसी के चुनाव में क्योंकि महायुति एक तरीके से पहले ही निर्विरोध चुनी जा चुकी है, तो आप अंदाजा लगाइए कि बीएमसी के चुनाव का परिणाम क्या होगा। और 25 साल से जिस बीएमसी के ऊपर शिवसेना का कब्जा था, सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से, उस शिवसेना को अब बीएमसी से भी हाथ धोना पड़ेगा। तो फिर उसके बाद में उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है उसके पास बचेगा क्या? आप खुद सोच कर देखिए। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।